दोस्तों नमस्कार। मैं आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूएनओ के बारे में आप लोगों के साथ में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। यदि आपको मेरी जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सन 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय विश्व के बहुत सारे देशों में बहुत सारी नुकसानियाँ और बहुत सारे बड़े बड़े आपदाओं से बहुत सारे देश विघटित हो चुका था। उस समय सारे विश्व के कुछ देशों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था जिसको लीगल नेशन कहा जाता था। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी और न ही उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था थी जिससे दो देशों के बीच में उत्पन्न विषम समस्या या उत्पन्न परिस्थितियों को वो समन्वय स्थापित कर सकें और युद्ध विराम और शांति स्थापित करने में कारगर हो सके। अर्थात उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोई शक्तियाँ नहीं रहती थी, कोई शक्तियाँ नहीं थी। वो बस एक बना तो दिया गया था लेकिन उसके नियमों, उसके शक्तियों का कोई पालन नहीं करता था। इसको देखते हुए पुनः जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सन 1939 से 1945 के बीच में, तो बहुत सारे देशों में यह एक चर्चा होने लगी कि क्यों न हम एक अपना देशों के साथ में मिल करके, बहुत सारे देशों के साथ मिल करके एक हम ऐसी संस्था का निर्माण करें जो पूरे विश्व में एक शांति, युद्ध विराम, प्रगति एवं शासन व्यवस्था स्थापित करने में एक कारगर हो। इसके लिए कुछ देशों ने अपना अपना विचार देने के लिए आगे आए। इसमें सर्वप्रथम अपना विचार अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने दिया था। विचार दे दिए। इस विचार के ऊपर में अप्रैल 1945 में एक बैठक हुई। बैठक में पारित किया गया कि एक ऐसी संस्था बनाया जाए जो पूरे विश्व में अपनी शक्तियाँ, अपने नियमों को लागू कर सकें, जिससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की युद्ध विराम को, किसी भी प्रकार की युद्ध से होने वाले विनाश को रोका जा सके। इसके लिए जून 1945 में, अप्रैल 1945 में बैठक हुआ। उसमें एक चार्टर तैयार किया गया जब तक कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर में बम गिरा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी उसका जो शहर के ऊपर बम गिरा दिया, जिससे कि वो पूर्णतः रूप से बर्बाद हो गया। इसको देखते हुए जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। पुनः जून 1945 को इस चार्टर के ऊपर में पुनः बैठक हुआ और 50 देशों ने अपना सिग्नेचर दे करके, अपना सहमति दे करके इस ऑर्गेनाइजेशन के गठन के लिए प्रस्ताव को पारित किया। लेकिन इस पे कार्य होते होते इसमें इसका पूर्ण प्रारूप तैयार करने में 24 अक्टूबर 1945 तक का समय लगा। अर्थात 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का एक पूर्ण उसका प्रारूप तैयार कर लिया गया। भारत इस यूएनओ का सदस्य शुरू से ही रहा है। युद्ध विराम, शांति स्थापित करने का समर्थक भारत सदियों से रहा है। सनातन धर्म के प्रवर्तक भारत सदियों से रहा है। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य बन गया। अक्टूबर में 24 अक्टूबर 1945 को
193 देश और 2 ऑब्जर्वर स्टेट ने मिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया। यूएनओ का चार्टर तैयार हो गया, उस पर सारे देशों की अपनी सहमति हो गई। अब आगे की उसकी जो ज़रूरत है, उसके लिए ऑफिस चाहिए, उसके लिए झंडा चाहिए, उसके लिए उसकी किस भाषा में काम करेगा वो चाहिए। ये सब सारी व्यवस्थाओं के लिए स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे की कार्य किया जाने लगा। जैसे जब यूएनओ का गठन चार्टर तैयार हो गया तो उसके ऑफिस के लिए अमेरिका में ही एक एनजीओ के थ्रू 70 एकड़ की एक भूमि डोनेट किया गया। उस पर यूएनओ का एक ऑफिस को स्थापित किया गया। उसके बाद यूएनओ के झंडा की बात आई तो यूएनओ का झंडा एक रेक्टेंगुलर में 3 गोला के बैकग्राउंड जो कि ब्लू कलर का है, 3 गोला में विश्व का मानचित्र बना होता है और उसके साइड से जैतून की टहनियाँ होती हैं जो शांति का प्रतीक होता है और किसी भी नए देश के आगमन के लिए सदा वह स्वागत के प्रतीक होता है। इस प्रकार यूएनओ का झंडा का डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद यूएनओ का किस भाषा में काम करेगा, क्योंकि यूएनओ में बहुत सारे देश हैं, 193 देश हैं, 193 देश के बहुत सारी भाषाएं हैं, तो किस भाषा में काम करेगा उसके लिए एक निर्णय किया गया। तो यूएनओ में मुख्यतः 6 प्रकार की भाषाएं में काम होता है। 6 प्रकार की भाषाएं उसमें उस समय पारित किया गया, जिसमें कि अरबिक, चाइना, इंग्लिश, फ्रेंच, रसिया और स्पेनिश। ये 6 भाषा का उस समय निर्णय किया गया। लेकिन जो यूएनओ का ऑफिस है, जो ऑफिस में काम होता है, वह मुख्यतः 2 भाषाओं के ऊपर ही होता है, एक इंग्लिश और एक फ्रांस की भाषा। इस प्रकार भाषा का भी निर्णय हो चुका था। उसके बाद में यूएनओ पूरे विश्व में किस व्यवस्थाओं में, किन परिस्थितियों में, किन विभागों पर काम करेगा, इसके लिए यूएनओ के कई भागों में वर्गित किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। इस प्रकार यूएनओ को 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग में 5 भाग अभी मुख्यतः रूप से सक्रिय हैं और 6वां जो उसका अंग है वह सन 1994 के बाद में वो लगभग सक्रिय लगभग उनको उस परिषद को, उस सभा को, उस भाग को बंद कर दिया गया। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा वो भाग कौन सा है और उसको किस लिए बंद किया गया, वो भी मैं बताऊंगा। पहला भाग है महासभा। यूएनओ का महासभा को हम एक भाषा से नवाजते हैं जिसको कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, विश्व की संसद भवन। उसमें विश्व के 193 देशों के मेंबर बैठते हैं। विश्व में होने वाली वर्तमान की परिस्थितियाँ, आने वाली भविष्य की परिस्थितियाँ के बारे में चर्चा किया जाता है। उसमें प्रत्येक देश के कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5 सदस्य को भेजा जाता है। वह 1 साल में सितंबर से दिसंबर महीने के बीच में उसकी बैठक होती है। उसमें विश्व में और सारे देश हैं जो द्वीपीय देश हैं, जो कि अगर वह यूएनओ का, अगर विश्व का कोई देश अगर यूएनओ का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए महासभा में वोटिंग होती है। वोटिंग होने के तत्पश्चात ही यह निर्णय किया जाता है कि बनने वाले देश यूएनओ का सदस्य बनने के योग्य हैं या नहीं है, उनको बनाया जाए या ना जाए। तो ये महासभा का कार्य होता है। महासभा में सारे देशों के, उनके प्रतिनिधि के विचारों के, मतों का एक, जैसे हम लोगों के देश में एक संसद जो होता है,
जो एक बहुत बड़ा पंचायत होता है, जो एक बहुत बड़ा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म होता है, जस्ट वही एक विश्व में एक उसका यूएनओ का होता है। तो उसका एक भाग हो जाता है महासभा। महासभा हो गया। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो यूएनओ का व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए इसको पैसा चाहिए, इसको चलाने के लिए अर्थ चाहिए, इसकी एक बजट चाहिए। उसके लिए यह निर्णय किया गया कि विश्व में सारे देश, विश्व के जितने देश यूएनओ के मेंबर हैं, वो अपने जीडीपी के अकॉर्डिंग वो अपने एक राशि, एक निश्चित राशि यूएनओ को बजट के तौर पर दिया करेंगे। वो बजट 2 साल का रहेगा। जैसे कि अभी अमेरिका जो है वो विश्व के सबसे अधिक यूएनओ में बजट देने वाला देश है, वो ज़्यादा पैसा यूएनओ में देता है। भारत भी दिया है, भारत ने भी टॉप 25 में 21वां स्थान पे है, जो कि अपने जीडीपी के अकॉर्डिंग देता है। वो बजट 2 साल का होता है। तो महासभा हो गया, एक उसका भाग महासभा हो गया। दूसरा हो गया यूएनएससी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग होता है। यह एक यूएनएससी के मतलब पहले समझिए। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। एक क्या होता है कि यह एक पुलिसमैन के जैसा ही काम करता है। विश्व में कहीं किसी देश, 2 देशों के बीच में कहीं युद्ध न हो, युद्ध विराम कराना, शांति को स्थापित करना, यह इसका कार्य होता है। इसमें मुख्यतः 15 सदस्य होते हैं, जो कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये 5 देश हैं। ये अस्थायी सदस्य हैं, इनकी कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनको कि 2 साल के लिए चुना जाता है। उसमें कोई भी देश हो सकता है। 10 विश्व के उसके मेंबर जो कंट्री हैं, उसमें कोई भी हो सकता है। 10 उसमें अधिक बार जापान चुना गया, जापान 11 बार चुना गया, जबकि इंडिया भी 8 बार चुना गया है। यूएनओ में टोटल 15 सदस्य होते हैं। उसमें किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5+4, 5 मतलब कि जो 5 उसके जो अस्थायी सदस्य हैं वो, और 10 में जो अस्थायी सदस्य, उसमें 4 सदस्य का होना अनिवार्य है। मतलब कि किसी भी बजट या व्यवस्था या प्रस्ताव को पास करने के लिए 9 की सहमति होना जरूरी होता है। यह महीना में एक बार, अगर ज़रूरत पड़े तो 24 घंटा के अंदर भी इसकी बैठकें होती रहती हैं। इसमें केवल 15 देश के प्रतिनिधि ही भाग लेंगे, जो कि यूएनएससी के मेंबर हैं। बाकी 193 में जो बाकी देश है वो भाग नहीं लेंगे, केवल जो मेंबर कंट्री हैं वही इसमें भाग लेंगे। यह एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही जिम्मेदार अंग होता है यूएनए का। इस प्रकार यूएनएससी एक पुलिसमैन के अनुसार ही काम करता है। उसके बाद एक सचिवालय आता है। भाई इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी देश है, सचिवालय का कार्य है विश्व में सारे देशों में अलग अलग व्यवस्थाओं का, अलग अलग विभागों का डाटा कलेक्ट करना। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए जापान को इंडिया के एजुकेशन के बारे में कुछ रिसर्च करना है, तो इंडिया की एजुकेशन का जो डेटा है वह सचिवालय में उपलब्ध है। अर्थात वह सचिवालय से डेटा लेकर के वह अध्ययन कर सकता है। कोई भी देश किसी भी देश के बारे में, ये शिक्षा व्यवस्था के बारे में, सामाजिक स्तर के बारे में, इनकम के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में वो अध्ययन, वो सचिवालय से डेटा लेकर के अपना वो अध्ययन, रिसर्च कर सकता है। अर्थात सचिवालय पूरे यूएनए का डेटा कलेक्शन करता है, पूरा उसका एक खाका तैयार करता है, और जितना वहाँ पर डेटा के रिगार्डिंग काम होता है सब यूएनए वो सचिवालय ही करता है।
सचिवालय की एक सचिव होते हैं जिनको महासचिव कहा जाता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। वो यूएनए का एक रिप्रेजेंटेटिव ही माना जाता है। यूएनए का रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई होता है तो वो सचिव ही होता है, जिनका कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। और इनका चुनाव महासभा के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन उसमें महासभा में महासचिव के नाम का प्रस्तावित ये 5 देश ही पारित करेंगे। जो 5 जो वीटो पावर वाले कंट्री, वीटो पावर, देखिए वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य मिल करके किसी एक प्रस्ताव पर सहमति बना के उसको पास करते हैं। अगर वीटो पावर वाले देश कोई भी एक अपना वीटो पावर का प्रयोग करते हुए अगर वह कहे कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, वह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकता है। अर्थात वीटो पावर वह एक नेगेटिव फॉर्म में यूज करने का उसकी एक शक्तियाँ हैं। अधिकतम वीटो पावर यूज करने वाला देश अमेरिका है, जो कि यूएसआरआर के साथ में शीत युद्ध के टाइम पे वो ज़्यादा टाइम पे उसका वीटो पावर का यूज किया है। तो जो सचिवालय जो सचिव बनेंगे उनका नाम का प्रस्तावना इन 5 देशों में ही कोई लेकर के आएगा और बाकी देश अपना उस पर मत रख सकते हैं, अपना वोटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार सचिवालय के पास में पूरा अपना यूएनए का डेटा और उसका पूरा एक मतलब कि पूरा उसकी व्यवस्थाओं का जो होता है सॉफ्ट में, वो सब उसके पास में रहता है। चौथा हो गया ICJ, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कोई टेरर अटैक हो गया, दो देशों के बीच में कोई वार हो गया, कोई क्राइम हो गया, इसकी सुनवाई के लिए ICJ का गठन किया गया। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। ICJ ने इसमें टोटल 15 जजेज होते हैं और सभी जजेज का कार्य अवधि 9 वर्षों का होता है। किसी भी वार या टेरर अटैक या किसी भी 2 देशों के बीच में होने वाले केस की सुनवाई के ऊपर सुनवाई के दौरान 9 जजों का उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब 9 जज से कम अगर रहें तो वह उस केस पर सुनवाई नहीं हो सकता है। अभी हमारे देश के एक जज हैं जिनका नाम है दलबीर सिंह भंडारी, जो अभी 4थी बार चुन करके गए। ये बहुत गर्व की बात है, इंडिया के होते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हैं। इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय उनके एक हमारे थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वो 15 जज जो हैं, वो 15 जज मिल करके एक चीफ जज की नियुक्त करते हैं। हमारे देश का एक चीफ जज रहे हैं जिनका नाम है नागेंद्र सिंह। बहुत गर्व की बात है कि जो इंडिया के हैं और वहाँ पे रहे हैं। तो इस प्रकार जो ICJ होता है ये पूरे विश्व में वार, क्राइम, टेरर अटैक के ऊपर अपना एक निर्णय देता है, जिसको कि यूएनए के सभी सदस्य देशों को उसको मानना होता है। और 5वां जो अंग है वो है इकोसोक, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद। इसके द्वारा यूएनओ ने विश्व के हर देशों के ऊपर एक नज़र बनाया रहता है ताकि सबकी एक आर्थिक व्यवस्था का एक संतुलन बना रहे। ऐसा ना करे कोई देश डॉलर हो या रुपया हो या कोई भी अपना मुद्रा हो उसको ज़्यादा सेव कर ले, जिससे कि अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाए। इस चीज़ को देखने के लिए यूएनओ ने इस परिषद का गठन किया। और सामाजिक स्तर, हर देश की अपनी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होता है।
कौन सी सामाजिक व्यवस्था मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, उसके ऊपर में यूएनओ ने काम करता है। इस प्रकार यूएनओ का बहुत सारे भाग हैं। और जो लास्ट है, जिसको कि न्याय परिषद कहते हैं, न्याय परिषद जो है, यह जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में कुछ द्वीपीय देश ऐसे थे जिनका अपना कोई संविधान नहीं था, जिनका अपने पास कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं था, अर्थात उनके ऊपर कोई दूसरा राष्ट्र अपना आधिपत्य जमा करके उनका कार्यभार देखता था और अपना भी वहाँ से अपना राज्य साम्राज्य चलाता था। तो यूएनओ ने इसके लिए एक न्याय परिषद का गठन किया, जिससे कि वैसा पिछड़े राज्य जिनके पास अपनी कोई अपना व्यवस्था नहीं, कोई संप्रभुता नहीं, कोई संविधान नहीं है, उनका कहीं कोई शोषण न कर लें, उनके ऊपर कहीं कोई अत्याचार न हो जाए, इसकी देख रेख के लिए, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए एक न्याय परिषद का गठन किया था, जो कि वो चीज़ों को देखता था। लेकिन अभी तो सारे देश आज़ाद हो गए, सारे देश का अपना संविधान हो गया, अपना संप्रभुत्व हो गया, सभी के पास में अपना अपना एक भूभाग हो गया। इसलिए अभी वो 1994 के बाद में यह परिषद, यह अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दे, मतलब बंद ही हो गया। इस प्रकार दोस्तों, हमारा यूएनओ जो होता है वो विश्व का एक बहुत बड़ी संस्था होता है, जिसका कि भारत एक मेंबर है, जो 30 अक्टूबर 1945 को एक मेंबर बना था। इस प्रकार यूएनओ की स्थापना से विश्व में एक शांति स्थापित करने में काफ़ी कारगर साबित हुआ है। इसके परिणाम और इसके प्रभाव को विश्व के सारे देशों ने अध्ययन किया है, समझा है और इसके महत्व को जाना है। इसी प्रकार दोस्तों, यह मेरा वीडियो यूएनओ के ऊपर था। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।